अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 15th क्लास है। आज के क्लास में हमने स्टडी करना है इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तकरीबन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है और ये उतना ही हेल्पफुल भी है डाटा को एनालाइज करने में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप एक लॉजिक लगाते हैं, एक लॉजिकल टेस्ट इसमें अप्लाई करते हैं और फिर जब वो लॉजिकल टेस्ट को एक्सेल प्रोसेस करता है उस प्रोसेस के बाद जो है एक्सेल रिज़ल्ट प्रेजेंट करता है कि आपने जो लॉजिकल टेस्ट जो है वो अप्लाई किया था डाटा के ऊपर, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो एक्सेल क्या रिज़ल्ट आपको देगा और फॉल्स है तो क्या आपको वो रिज़ल्ट देगा। अब हर फार्मूला की तरह इफ़ फार्मूला का एक सिंटेक्स है कि ये किस तरह हमने एक्सेल में इसको अप्लाई करना है। तो जैसे हमें पता है कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने इक्वल का साइन जो है वो लिखना होता है। तो ये सबसे पहले हम इक्वल का साइन लिखेंगे। फिर है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट ये है कि हमने कि क्या चीज़ इसमें एनालाइज करना चाहते हैं, हम किस तरह से डाटा को एनालाइज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास एक क्लास के रिज़ल्ट का टेबल है और इसमें ये स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं ये एनालाइज करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं या कौन से स्टूडेंट्स फ़ेल हैं। अब पास या फ़ेल का अंदाज़ा ऐसे होगा कि एक पासिंग क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पासिंग क्राइटेरिया रखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के 50 मार्क्स से अबव मार्क्स हैं वो पास हो जाएं और जिनके 50 से कम हैं वो फ़ेल हो जाएं। तो ये वाला जो लॉजिकल टेस्ट है 50 मार्क्स का, ये हम इफ़ फार्मूला में अप्लाई करेंगे कि 50 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पास होंगे और 50 से ज़्यादा वाले पास होंगे और 50 से कम वाले फ़ेल होंगे। तो इस तरह के लॉजिकल टेस्ट हम इफ़ फार्मूला में जो है वो अप्लाई करते हैं। और वैल्यू इफ़ ट्रू, आगे है वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू में ये है, हमने इधर वो रिज़ल्ट लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट ये है कि 50 से जो अबव मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो पास हों, तो मेरी वैल्यू इफ़ ट्रू यानी कि वैल्यू इफ़ ट्रू ये है पास। लॉजिकल टेस्ट था कि मेरा जो सेल की वैल्यू है वो 50 से अबव है। अब अगर अबव है तो क्या मेरे पास रिज़ल्ट आना चाहिए पास का। और साथ है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वो सेल में वैल्यू 50 से कम है यानी कि वो जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है वो फॉल्स है, तो अब क्या रिज़ल्ट आएगा, फेल, यानी कि स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया है। लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर लॉजिकल टेस्ट जो है हमारा वैल्यू इफ़ ट्रू है तो वो जो है वो हमें शो करेगा कि स्टूडेंट जो है पास है। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो फॉल्स है यानी कि जो हमारा स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 50 से कम है, तो फिर हमें वो फॉल्स का रिज़ल्ट शो करेगा। तो फिर हमें वो शो करेगा कि स्टूडेंट जो है वो फेल है। अब इसको लिखते कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना है। इक्वल लिखा, इक्वल के बाद अब आपने लिखना है इफ़ के हमने फार्मूला लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट हमने डाली। अब आप देखें कि नीचे सिंटेक्स शो हो रहा है लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हमने लिखना है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमने लगाना है इस सेल के अंदर कि इस सेल में मार्क्स जो लिखे हुए हैं वो 50 से ज़्यादा हैं या कम हैं। इस सेल को सिलेक्ट किया और हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि इसके अंदर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हो 50 के। ये मैंने एक जो है वो टेस्ट लगा दिया है कि इस सेल में मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा हैं। अब मैंने डालना है यहाँ पे कॉमा। अब लिखनी है मैंने वैल्यू इफ़ ट्रू। वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर यहाँ पे मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो ये स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास लिख दिया। अब फिर कॉमा लगाया। अब आपने लिखना है वैल्यू इफ़ फॉल्स। अगर इस सेल के अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया है इसमें अगर मार्क्स जो हैं वो 50 से कम हैं यानी कि मेरी वैल्यू जो है वो फॉल्स है, तो अब स्टूडेंट को फेल होना चाहिए। ये मैंने जो है ये अब फेल लिख दिया है। तो इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखें लॉजिकल टेस्ट लगाया कि उस सेल के अंदर जो है मेरी वैल्यू 50 से ज़्यादा है। अगर फिर आगे हमने देखा वैल्यू इफ़ ट्रू है, अगर ये जो मैंने लॉजिकल सेल लिखा है अगर ये ठीक है
तो वहाँ पे पास वो हमें शो करेगा। अगर वैल्यू फॉल्स है यानी अगर 50 से मार्क्स कम हैं तो हमें फेल शो करेगा। एंड पे हम स्मॉल ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे, एंटर किया तो अब आप देखें यहाँ पे फेल जो है वो लिखा हुआ आ गया है, यानी कि इस सेल के अंदर जो मेरे मार्क्स हैं वो 50 से कम है, जो कि मुझे इधर डाटा में शो भी हो रहा है। अब इस फॉर्मूले का फ़ायदा आप देखें कि ये एक सेल पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, इसको मैं अब ड्रैग करूँगा जब नीचे की तरफ, तो ये सारे सेल्स के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, जैसे कि इधर यहाँ भी 80, 88, 60, 67 वहाँ पे पास आ गया, और जहाँ ही मार्क्स 50 से कम है जैसे कि 48 है तो वहाँ पे फेल लिखा गया। अब हमारे पास अगर 1000 स्टूडेंट्स का डाटा हो, जितने मर्जी स्टूडेंट्स का डाटा हो, हम एक सेल में फार्मूला लगाएंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो चंद सेकंड्स के अंदर हमारे पास कंप्लीट रिज़ल्ट जो है वो डाटा एनालिसिस हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो इफ फार्मूला जो है हमारा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका एक मरतबा फिर मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इफ़ लिखना है, फिर एक लॉजिकल टेस्ट लगाना है, और लॉजिकल टेस्ट के बाद आपने वो रिज़ल्ट लिखने हैं कि अगर ये मेरा लॉजिकल टेस्ट ठीक है तो ये रिज़ल्ट मुझे शो हो, और अगर रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं है, अगर लॉजिकल टेस्ट मेरा जो है वो फॉल्स है, तो ये वाला रिज़ल्ट जो है शो हो। तो इस तरह हम इफ़ फार्मूला जो है अप्लाई ईज़िली कर सकते हैं, और इसके ज़रिए ये तो एक मैंने क्लास रिज़ल्ट बनाया था। इसकी मज़ीद जो है एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2 से 3 एग्जांपल्स डिफरेंट किस्म की अप्लाई करेंगे ताकि इफ़ फार्मूला जो है हमें मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। आज का लेक्चर जो था सिर्फ इतना सा था, नेक्स्ट लेक्चर भी आप लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स का आज 16th लेक्चर है। आज भी हम इफ़ फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम 15th लेसन में हमने ये देखें इफ़ फार्मूले को स्टडी किया था, आज हम इफ़ फार्मूला की मज़ीद 2 एग्जांपल्स को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने जो ये फार्मूला अप्लाई किया था, इसमें हमारे पास 2 टेस्ट थे, एक ये देखें पास का था और एक फेल का था। अब अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो कि हमने 2 से ज़्यादा टेस्ट अप्लाई करने हों, तो फिर हम किस तरह इफ़ फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ये मैंने एक एग्जांपल 1 यहाँ पे लिखी है। इसको आप देखें कि हमने स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करनी है क्लास में। ये स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स आगे लिखे हुए हैं, और आगे अब हमने इनकी ग्रेडिंग करनी है कि किसका A+ आया है, किसका A ग्रेड आया है, और इस तरह हम उसकी D ग्रेड तक सारों को हम ग्रेड देंगे। तो उसके लिए हम ये फार्मूला किस तरह लिखेंगे। अब हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि 80 और 80 से प्लस जिसके मार्क्स हैं उसका हम A+ ग्रेड देंगे, 70 और 70 से प्लस वाले को A ग्रेड, इसी तरह 60, 60 और 60 से अबव वाले को B ग्रेड मिलेगा। 50 मार्क्स और 50 से अबव वाले जो हैं और 60 के दरमियान इन्हें हम C ग्रेड देंगे, और 40 और 50 के दरमियान जो हैं इन्हें हम D ग्रेड दिया जाएगा। अब इसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे, उसके लिए आप देखें कि हमने वही इसका सिंटेक्स है कि इक्वल, फिर लॉजिकल टेस्ट लिखना है, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इक्वल लिखा, इक्वल के बाद आ जाएगा अब हमारे पास इफ़, ब्रैकेट क्लोज, हमने इस सेल के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो आ गया H7। अब हम लॉजिकल टेस्ट है हमारा कि हमारी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, यानी 80 या 80 से हमारी वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर देन हो, तो हमने स्टूडेंट को जो ग्रेड देना है वो है A+। इन्वर्टेड कॉमा लगाया पहले और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर A+ लिख लिया। ये हमारा आ जाएगा पहला लॉजिकल टेस्ट। अब हम दोबारा कॉमा लगाएंगे और सेकंड हम इसमें
क्यों? चूँकि हमने दो से ज़्यादा जब हमने इधर लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं तो हम हर लॉजिकल टेस्ट के लिए हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉमा लगा के दोबारा इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे। इफ़ ब्रैकेट में फिर वही सेल यूज़ किया। अब इसकी वैल्यू हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल हो 70 से, तो अब उसका जो ग्रेड आएगा वो है ए। तो अब इन्वर्टेड कॉमास में हमने ए लिख दिया। अब फिर हम कॉमा लगाया और नया इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। उसमें हम ये लिखेंगे कि अगर हमारे इस सेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल हो 60 के, तो फिर हमारा जो ग्रेड आ जाएगा वो आएगा बी। मज़ीद हम फिर लगाएंगे इफ़ का फॉर्मूला, ब्रैकेट। अब सेल सेलेक्ट किया कि अब अगर हमारे पास जो इधर अगर वो, क्योंकि फॉर्मूला उसके ऊपर आ गया, हम इधर सेल का नंबर लिख भी सकते हैं। इफ़ ये जो H7 है हमारे पास, H7 हमने लिख दिया, ये ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किसके? 50 के। 50 लिखा तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आए सी ग्रेड। अब हमने कॉमा डाल के और इन्वर्टेड कॉमास में सी लिख दिया। और लास्ट में है कि अगर इफ़ ब्रैकेट में हमारा जो H7 सेल है ये ग्रेटर देन या इक्वल हो 40 के, तो फिर कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिख दिया कि उसका ग्रेड आना चाहिए डी। अब देखें, अब आपने सारी ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। जितने भी आपने फार्मूलाज में इफ़ लगाया है उतने आपने ब्रैकेट्स एंड पे डालने हैं। हमारे जो यूज़ हुआ है वो है 1 2 3 4 5 हमने इफ़ जो है वो फार्मूलाज यूज़ किए हैं, तो हम एंड पे ब्रैकेट को भी 5 जो है ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे। एंटर करें तो आप देखें कि आपके पास इधर जो ग्रेड है, चूँकि फर्स्ट स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 80 से अबव हैं, तो देखें ग्रेड जो है ए प्लस आ गया। अब हम इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो अब आप देखें कि हर स्टूडेंट के सामने जो है वो नंबरों के सामने उसकी ग्रेडिंग कर दी गई है। लास्ट से देखें इसके मार्क्स जो हैं 41 हैं, 40 और 50 के दरमियान है तो ग्रेड इसका आ गया डी। 50 और 60 के दरमियान थे सी आ गया, 60 से अबव थे बी आ गया, 70 में थे तो ए, 80 था फिर भी ए प्लस, और 80 से अबव थे तो फिर भी ए प्लस ग्रेड आ गया। यानी कि हमारा जो हम फॉर्मूला लगाना चाहते थे वो बिल्कुल ठीक लग गया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जितने मर्जी हों तो हम सेम फार्मूला को ड्रैग करते जाएंगे तो हमारा जो है ग्रेडिंग होती जाएगी। इसको एक मरतबा फिर क्विकली देख लेते हैं। ये फॉर्मूला बार में आए, H7 यानी कि हमने वो सेल आया हमारे पास, उस पर हमने लॉजिकल टेस्ट लगाया, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगा के 80। फिर हम लगाते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने उसका रिजल्ट लिख दिया कि ए प्लस हमारे पास आना चाहिए। फिर कॉमा आया, फिर नेक्स्ट इफ़ की कमांड हमने लगाई कि अगर H7 की वैल्यू 70 हो तो फिर जो है हमारे पास रिजल्ट ए आना चाहिए, कॉमा लगा के फिर नया एफ। तो इस तरह ये इधर हमने 5 लगाए थे। अब 5 से ज़्यादा भी जो है इसमें जो है लॉजिकल टेस्ट जो है अप्लाई करके तो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। एक एग्जांपल 2 मैंने इधर बनाई है, इसमें हमने ग्रेडिंग की है और आगे रिमार्क्स दिए हैं कि अगर फर्स्ट ग्रेड आया है तो एक्सीलेंट, सेकंड ग्रेड है तो गुड और थर्ड ग्रेड है तो नॉर्मल रिज़ल्ट आया। तो उसके लिए भी अगर आप फॉर्मूला देखें इधर फॉर्मूला बार में कि D7 है ये हमारे पास सेल जिसको ऊपर हमने लॉजिकल टेस्ट लगाया। इफ़ D7 में हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर D7 में हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? एक्सीलेंट। अगर D7 में सेकंड लिखा हुआ है उसका रिजल्ट आएगा गुड, और अगर D7 में थर्ड लिखा हुआ है तो उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा नॉर्मल। एक बात आप यहाँ पे देखें कि इन्वर्टेड कॉमास हमने कब यूज़ करने हैं। इन्वर्टेड कॉमास हमने तब यूज़ करने हैं जब हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। जैसे ये मैंने फर्स्ट लिखा था तो इसके लिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसकी वैल्यू लिखी है।
एक्सीलेंट लिखा है तो उसकी वैल्यू मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिखी है। जब भी आपने टेक्स्ट यूज़ करना है तो इन्वर्टेड कोमास में उसको लिखना है। जबकि अगर आप इधर ग्रेडिंग वाले फार्मूला में देखें, जब मैंने इधर 80 लिखा है तो मैंने इन्वर्टेड कोमास यूज़ नहीं किए। यहाँ पे A+ लिखा है, चूँकि ये टेस्ट है, एक टेक्स्ट है, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है। तो इन्वर्टेड कोमास जो है इसका आपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है। जब टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे, और जब टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो उसको सिंपली अपने नंबर की फॉर्म में लिख देना है। इस फॉर्मूले को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसके 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करें। जैसे मैंने ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, ये स्टूडेंट ग्रेडिंग की जो दोनों एग्जाम्पल हैं, आप इनको सॉल्व करें। हो सकता है फर्स्ट टाइम मिस्टेक हो, और इसमें मिस्टेक ज़्यादातर सिंटेक्स की होती है कि आपने कहीं कोमा नहीं डालेंगे या इन्वर्टेड कोमास में नहीं लिखेंगे। तो 1-2 मरतबा आप इसको करें तो आपका जो है ये फॉर्मूला जो है आपको मुकम्मल तौर पर आप ये सीख जाएंगे और कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज का लेसन सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सेल के मज़ीद जो अब फार्मूलाज जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इफ़ प्लस एंड फार्मूला का कम्बिनेशन। इफ़ फार्मूला हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि अगर हमने कोई एक कंडीशन लगानी हो फार्मूले के अंदर और हम उस कंडीशन की बेसिस पे कोई जो है रिज़ल्ट जनरेट करना चाहें तो वो हम किस तरह करते हैं। अब इफ़ प्लस एंड फार्मूला को किस तरह हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन कब यूज़ किया जाता है और किस तरह इसको हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो एंड फार्मूला होता है, एंड एक लॉजिक है। एंड जो है ये किस तरह, इसका क्या लॉजिक है और ये किस तरह जो है हमारा यूज़ में आता है। एंड दरअसल ये एक लॉजिक है जिसमें ये हमें तब ट्रू रिज़ल्ट देता है जब इसमें जितनी भी हम कंडीशंस लगाएं वो ठीक हों। यानी कि अगर कोई एक कंडीशन भी इसमें फॉल्स हो गई तो हमें ये रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स देगा। इसको हम दोबारा सीखते हैं कि एंड जो लॉजिक है ये हमें ट्रू रिज़ल्ट तब देता है जब इसमें अप्लाई की गई तमाम कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो तो एंड जो है हमें फॉल्स रिज़ल्ट देता है। यानी कि इसके ट्रू रिज़ल्ट लाने के लिए हमारी तमाम कंडीशंस ठीक होना चाहें। तो अब इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। इस एग्जांपल में देखेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और उनके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो लिखे गए हैं और रिज़ल्ट हमने यहाँ पे बनाना है। अब रिज़ल्ट में हमारी एक ये कंडीशन है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई एक सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स 50 से कम हुए, अगर 50 से कम उसके किसी एक सब्जेक्ट में भी मार्क्स का हुए तो उसको हम फेल कंसीडर करेंगे। यानी कि स्टूडेंट के पास होने के लिए लाजमी है कि उसके तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स 50 से ज़्यादा हों। यानी कि ये हमारी कंडीशन है। अब हम इस कंडीशन को किस तरह यहाँ पे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। इक्वल का साइन दबाया, इफ़ की कंडीशन, और चूंकि अब हम कंडीशंस इसमें एक से ज़्यादा लगाना चाहते हैं, हमारी कंडीशन ये है कि तीनों सब्जेक्ट्स में 50 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तो हम इसमें एंड का फार्मूला साथ ही यूज़ करेंगे। इफ़ के अंदर ही ब्रैकेट लगा के हम जो अगला फार्मूला यूज़ करेंगे वो एंड का है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। और लॉजिक वन ये है कि हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसमें भी हमारे मार्क्स जो हैं वो 50 या 50 से ज़्यादा हों। दूसरा है मैथ्स, इसमें भी जो हमारे मार्क्स हैं वो 50 या 50 से ज़्यादा हों। और थर्ड जो है हमारी कंडीशन वो उर्दू है कि इसमें भी हमारे मार्क्स 50 से ज़्यादा हों। अब ये हमने 3 कंडीशंस एंड के फॉर्मूला के अंदर जो हैं वो लगा दी हैं। अब ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा आएगा। अब हमारा दोबारा जो फॉर्मूला है वो इफ़ लॉजिक पे आ जाएगा। अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस जो हैं जो हमने अप्लाई की हैं ये सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ये हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा कि पास है। वरना अगर कोई एक कंडीशन भी हमारी जो है वो ट्रू नहीं है तो ये हमें फेल का रिज़ल्ट जो है वो
दे देगा। एंटर किया तो अब ये देखें कि अब जो स्टूडेंट ए है इसके तीनों सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो 50 से अबव हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया है पास का। इसको अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आप देखें कि ये स्टूडेंट सी है, इसके इंग्लिश में मार्क्स 50 से कम है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है फेल का। इससे अगला जो स्टूडेंट है डी, इसके भी मार्क्स आप देखें इंग्लिश में 50 से लेस हैं तो फेल आ गया है। और जो ई है इसके तीनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो पास। यानी कि एंड फंक्शन जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ये हमें तब रिज़ल्ट पास दे रहा है, ट्रू रिज़ल्ट हमें तब दे रहा है जब हमारी तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हैं। इसको लिखने का तरीका आप फिर देख लें कि पहले आपने इक्वल जो कि हर फार्मूला में लगाते हैं एक्सेल में, इफ़ की कंडीशन के लिए इफ़ फार्मूला लगाया और ब्रैकेट के अंदर जहां इफ़ का हम लॉजिकल टेस्ट देखें, ये ब्लू से जो आ रहा है लॉजिकल टेस्ट लिखते हैं, उसमें जो हमने लॉजिकल टेस्ट यूज़ करना है वो एंड के फंक्शन वाला यूज़ करना है, क्योंकि हम तीनों कंडीशंस को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने एंड फंक्शन के 3 लॉजिकल टेस्ट लगाए कि तीनों जो हमारे सेल्स हैं उसमें वैल्यूज़ 50 से ग्रेटर हो। तो वैल्यू इफ ट्रू में हमने लिख दिया कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो पास आ जाए, और वैल्यू फॉल्स में हमने लिख दिया कि अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी हमारी फॉल्स है तो रिज़ल्ट हमारा फेल आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने एंड और इफ़ को हमने कम्बिनेशन उसका यूज़ किया है, जिससे हमारे पास जो है वो हम मल्टीपल कंडीशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फार्मूला इफ़ प्लस और का भी होता है जिसमें और का लॉजिक यूज़ किया जाता है। अब वो किस तरह यूज़ करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इफ़ प्लस और फार्मूला का कम्बिनेशन। जो और फार्मूला है इसका लॉजिक इसके ये है कि ये हमें तब ट्रू वैल्यू देता है जब जो हमारी अप्लाइड कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो हमें ये वैल्यू जो है वो ट्रू देता है। यानी कि जैसे हमने एंड फार्मूला में पढ़ा था कि एंड फार्मूला हमें ट्रू वैल्यू तब देता है जब सारी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों, लेकिन और फार्मूला में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो हमें ये आंसर जो है वो ट्रू देता है। और अगर जो है दोनों कंडीशंस अगर जो है वो या तीनों कंडीशन जितनी भी कंडीशंस हैं अगर सारी कंडीशन जो है फॉल्स हों तभी हमें फॉल्स आंसर देता है। यानी कि किसी एक कंडीशन का भी ट्रू होना इसके लिए ठीक होता है अगर आपने इसका आंसर जो है वो ट्रू चाहिए हो। अब इसको हम इफ़ फार्मूला के साथ किस तरह हम कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है जिसमें हमने हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो हमें एक प्रोडक्ट दे रही हैं, और हमने कंपनी को शॉर्ट लिस्ट करेंगे पहले और फिर उसकी फाइनल सिलेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज। अब ये है कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस हमें यह देती है, ए से लेके एफ तक हमारे पास कंपनीज हैं, ये उनकी लिखी हुई हैं शिपिंग प्राइस, और आगे लिखी हुई है कि वो कितने डेज़ के अंदर हमें जो है शिप करता है, यानी हमारे पास जो है ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर देता है। इन दो क्राइटेरियाज की बेस पे हम इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। और फिर एक थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास कंपनी की रेटिंग, यानी कि इसकी रेटिंग क्या है कंपनी की, ये फर्स्ट नंबर है या थर्ड नंबर है, किस तरह की रेटिंग है, उस फिर हम इसकी फाइनल सिलेक्शन करेंगे। उससे पहले हम करेंगे शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया हम पहले से सेट किया हुआ है कि हमारी जो शिपिंग प्राइस है वो लेस देन होनी चाहिए 500 के, या अगर हमारा शिपमेंट टाइम जो है वो लेस देन हो 7 डेज़ के। क्योंकि मैंने और का फंक्शन और लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफ़िल होता है तो मैं उस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। या तो उसकी शिपिंग प्राइस 500 से कम हो या उसका शिपमेंट टाइम जो है वो 7 डेज़ से कम हो, तो मैं उस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। तो इसके लिए हम, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो हमारी कंपनी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसमें और का फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब ये किस तरह यूज़ करना है, उसके लिए इक्वल का साइन, इफ़ का फॉर्मूला,
ब्रैकेट लगाएं आप, और अब आपने फंक्शन यूज़ करना है और का। अब आ जाएगा इसका फर्स्ट लॉजिकल वन, यानी कि लॉजिकल टेस्ट वन। वो ये है कि हमारी ये जो शिपिंग प्राइस जो है ये किससे होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 500 के। तो इसको हम लिख देते हैं कि इट शुड बी लेस देन 500। या दूसरा हमारा लॉजिक ये है कि जो शिपमेंट का टाइम जो है वो लेस देन होना चाहिए 7 के। ये हमने दो इसमें लॉजिकल टेस्ट जो हैं वो अप्लाई किए ब्रैकेट क्लॉज की। अगर ये दोनों लॉजिकल टेस्टों में से कोई एक भी ठीक आ जाता है, जो कि और फंक्शन हमें ये रिज़ल्ट कैलकुलेट करके दिखाता है, तो फिर हम लिख देंगे कि हमारी जो कंपनी है वो शॉर्ट लिस्ट हो गई है। अगर दोनों रिजल्ट फॉल्स है तो हमारे पास आंसर हम लिख देंगे नॉट शॉर्ट लिस्टेड, नॉट शॉर्ट लिस्टेड, ये लिख दिया। ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब आप देखें, इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करके सारे सेल्स के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप देखें कुछ कंपनीज के सामने शॉर्ट लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है और कुछ के सामने नॉट शॉर्ट लिस्टेड। अब हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। शॉर्ट लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है कंपनी ए के, तो आप देखें कि इसकी शिपिंग प्राइस 450 है जो कि 500 से लेस है, लेकिन इसका जो शिपमेंट टाइम था वो 7 डेज से ज़्यादा है। अब चूंकि किसी एक कंडीशन भी अगर ठीक होती थी तो हमने उसको शॉर्ट लिस्ट का फार्मूला हमने लगाया था और का फार्मूला लगाया था। अगर दोनों में से एक कंडीशन यानी कि शिपिंग प्राइस 500 से लेस है वो ठीक है, तो इसलिए हमने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब जो बी कंपनी है इसकी शिपिंग प्राइस भी 500 से ज़्यादा है और इसका शिपमेंट टाइम भी 7 डेज से ज़्यादा है, इसलिए ये नॉट शॉर्ट लिस्टेड की कैटेगरी में आ गई है। इसी तरह बाकी कंपनीज भी जो है वो नॉट शॉर्ट लिस्टेड और शॉर्ट लिस्टेड हमने कर ली और फंक्शन को यूज़ करते हुए। अब आगे है हमारे पास कंपनी की रेटिंग भी मौजूद थी और हमने अब करनी है फाइनल सिलेक्शन। अब फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने ये लिखा है कि वो कंपनी, पहली बात यह है कि वो शॉर्ट लिस्ट होनी चाहिए, यानी कि उसकी शिपिंग प्राइस भी 500 से लेस हो। अब हमने फाइनल सिलेक्शन, उसमें शिपिंग प्राइस उसकी 500 से लेस होनी चाहिए, शिपमेंट टाइम भी उसका लेस होना चाहिए 7 डेज से, और थर्ड हमने कंडीशन ये लगाई है कि वो जो कंपनी है वो फर्स्ट रेटेड होनी चाहिए, यानी कि उसकी कंपनी की रेटिंग जो है वो 1 होनी चाहिए। अब हमने आप देखें कि नीचे जो फंक्शन यूज़ किया है वो एंड लिखा है, यानी कि ये जब तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो तब हमारी कंपनी फाइनल सेलेक्ट होगी। शिपिंग प्राइस लेस देन 500, सेकंड कंडीशन है कि शिपमेंट टाइम लेस देन 7 डेज, और थर्ड कंडीशन है कि कंपनी फर्स्ट रेटेड होनी चाहिए। यानी कि इधर हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो तीनों क्राइटेरियाज हैं वो सेटिस्फाई हों। तो उसके लिए हम इक्वल का साइन, इफ़ के साथ अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो एंड का। अब फर्स्ट हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है वो ये है कि शिपिंग प्राइस जो है वो लेस देन हो 500 के। दूसरा ये है कि शिपमेंट का जो टाइम है ये लेस देन हो 7 के डेज के। और जो थर्ड है लॉजिकल टेस्ट वो ये है कि जो कंपनी की रेटिंग है ये हमारी 1 होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास जो आंसर आए वो हम लिख देंगे सिलेक्टेड। और अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट सिलेक्टेड। तो अब आप देखेंगे जो पहली कंपनी है वो नॉट सिलेक्टेड आ गया, इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं। ड्रैग किया तो हमारे पास एक कंपनी जो है वो सिलेक्टेड आ रही है और बाकी नॉन सिलेक्टेड। अब चेक करते हैं कि क्या हमने जो फार्मूला लगाया था वो ठीक है। अब नॉट सिलेक्टेड को पहले आप चेक करें कि उसकी शिपिंग प्राइस 450 जो है, जो कि 500 से लेस है, ये ठीक हो गया।
लेकिन इसका शिपमेंट जो टाइम है वो 7 डेज से, जो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया, उससे ज़्यादा है, जबकि कंपनी की रेटिंग भी 1 है। यानी कि 3 क्राइटेरियाज में से 2 क्राइटेरियाज हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन जो शिपमेंट टाइम का क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए हमने उसको फाइनल सिलेक्शन उसकी नहीं की। अब जो कंपनी हमारी फाइनली सिलेक्ट हुई है, जो कि है डी, इसके हम तीनों क्राइटेरिया चेक करते हैं। शिपिंग प्राइस 500 से लेस थी, वो भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। सेकंड ये कि शिपमेंट टाइम जो है वो भी 7 डेज से लेस है। थर्ड था कि कंपनी की रेटिंग जो है वो भी 1 है, तो इसलिए ये जो है कंपनी हमारी सिलेक्ट हो गई है, और बाकी जो सारी कंपनीज थी वो सिलेक्ट नहीं हो सकी। इस आज के लेक्चर में हमने और फार्मूले का भी यूज़ देखा, जो कि हमने यूज़ किया है शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम में, कि कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो तो हमने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, और बाद में जब हमने फाइनल सिलेक्शन करनी है तब हमने क्राइटेरिया को मज़ीद जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया कि तीनों जो है हमारे क्राइटेरिया जब मीट होंगे तो हम कंपनी को फाइनली सिलेक्ट करेंगे। और जब तीनों क्राइटेरियाज को मीट करना था तो उसके लिए फ़ंक्शन कौन सा यूज़ किया हमने, एंड का फंक्शन। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने और इफ़ प्लस और का कम्बिनेशन भी सीखा है, और इफ़ प्लस एंड का कम्बिनेशन भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद एक्सेल के फार्मूलाज को सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।